आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज 7.2 से क्लास 8 के लिए आर डी शर्मा की बुक से है और फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आओ हिंदी सीखें। इससे पहले वाले वीडियो में आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 7.2 के 11th नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम 12th नंबर से आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें फैक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टराइज करना है और यहाँ पे मोनोमियल्स नहीं है, आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें आपके 3 टर्म्स हैं। तो हम पहले हर एक टर्म को अलग अलग फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर हम सीधा डायरेक्ट कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड में बता देती हूँ, हालांकि इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है बट कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। x4y स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर एक्स स्क्वायर y4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और फिर x4 y4 को भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अभी हमने अलग अलग सारे टर्म को फैक्टराइज कर लिया, तो हम इसमें देख लेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और बाकी जो भी बचेगा सारे टर्म में उसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब बिना हर एक टर्म को फैक्टराइज किए बिना भी आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। सारे टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कॉमन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हम ले लेंगे, लेकिन चूंकि हम लिखते नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, लिटरल कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि सारे में कॉमन है। x ले लिया, फिर y भी दिख रहा है हमें, तो y भी ले लेंगे। अब आपको देखना है कि जो भी हमारा लिटरल कोफिशिएंट है x और y, इसके स्मॉलेस्ट पावर्स क्या है। तो x का स्मॉलेस्ट पावर 2 दिख रहा है और y का स्मॉलेस्ट पावर भी 2 दिख रहा है, यानी कि हम x पे पावर 2 और y पे पावर 2 ये हम ले सकते हैं। ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस टर्म में भी अवेलेबल है, इस टर्म में भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो जब हमने इसे कॉमन निकाल लिया तो अब देख लेंगे कि यहाँ बचा क्या। यहाँ पे एक गलती कर दी है मैंने। एक्स स्क्वायर x4 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक और होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया आपका। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने डाल दिया, एक एक्स स्क्वायर हमें यहाँ लेना पड़ेगा। माइनस नेक्स्ट पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, y4 में से वाई स्क्वायर है तो केवल वाई स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। और फिर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी बचेगा और वाई स्क्वायर भी बचेगा क्योंकि दोनों के ही पावर 4 है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया है, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर जो हमने डाल दिया। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर है तो बचा क्या है, केवल वाई स्क्वायर डाल दिया। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गया, बचा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो आप डायरेक्ट कॉमन लेकर अगर समझ सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग फैक्टराइज करके सारे टर्म को फिर देख लेंगे कि क्या कॉमन है, उसे कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है। दोनों में हमें कोफिशिएंट दिख रहा है 3, चूंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं तो हम 3 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अब आप लिटरल फैक्टर देख लीजिए, x है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, y है, यहाँ पर y है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 3x और y ये कॉमन हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा,
3 अगर आप लिख देते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया। एक x हमने ले लिया है, एक x बचा हुआ है वो डाल देंगे यहाँ, और इधर हमारे पास 3 तो ऑलरेडी बाहर है, xy भी बाहर है, केवल a बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग फैक्टराइज करके देख लीजिए। 9x² y को आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना, और यहाँ पे 3ax y को आप लिख सकते हैं 3 इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई। तो y कॉमन है, x कॉमन है, 3 कॉमन है। हमने 3xy कॉमन ले लिया है, बचा क्या है, x बचा और यहाँ पर a बचा। सॉरी, यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 9 है ना। तो अब एक 3 यहाँ बच गया, 3x और यहाँ a बच गया, जो 3x और a हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, चलिए दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। वैसे बेटर होगा अगर आप अलग अलग टर्म को फैक्टराइज कर लें, जैसे हमने यहाँ पे मिस कर दिया था एक, वैसे कहीं यहाँ डायरेक्ट लेने से हम भी, आपका भी कहीं छूट न जाए, रह न जाए, इसलिए अगर अलग अलग में टर्म को फैक्टराइज करके तब कॉमन लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लेते हैं यहाँ भी पहले ही। 16m को हम कर सकते हैं 4 इंटू m। ठीक है, अब यहाँ पे 4m² को लिख सकते हैं 4 इंटू m। क्लियर, अब हमें यहाँ 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, m दिख रहा है, m दिख रहा है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 4m। तो 4m को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर में 4 बचेगा एक और नीचे में m बचेगा, है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 और माइनस m। एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16m आ गया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 4m और इंटू m 4m² आ गया। ऐसे भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यह है आपका आंसर जो आपने फैक्टराइज करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आपने समझ लिया है तभी इजी है, नहीं तो फिर बार बार गलती होते रहेगी। चलिए यहाँ पे 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू a। अच्छा, आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 4 को 4 ही क्यों लिए हैं, 2 इंटू 2 भी तो ले सकते हैं। तो हमने ऐसा इसलिए किया है कि हमें सारे में 4 4 4 दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कॉमन दिख रहा है उसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक करें। ठीक है ना, किसी भी टर्म को ब्रेक करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि किस फॉर्म में ब्रेक करने से हमें कॉमन लेने में इजी होगा। 4ab को हम कर सकते हैं 4 इंटू a इंटू b, और 4ca को हम कर सकते हैं 4 इंटू c इंटू a। अब आप कॉमन देख लीजिए, 4 4 तो दिख रहा है, a भी दिख रहा है, a और a यहाँ भी दिख रहा है ना, तो कॉमन हम ले लेंगे 4a, बस 4a हमारा कॉमन हो जाएगा। 4a अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस a, है ना, माइनस a तो हमारा बचा है यहाँ, लेकिन चूंकि साइन माइनस है तो हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा केवल b, क्योंकि हमने 4a कॉमन ले रखा है तो b बचा, फिर माइनस 4a निकल गया तो केवल c बचेगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a कॉमन ले लिया, b चूंकि पॉजिटिव है तो इसको आप आगे कर दीजिए, और माइनस a माइनस c ऐसे कर दीजिए। एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस 4a कॉमन ले लें तो आपको अंदर वाले सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर माइनस 4a लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और फिर ये प्लस हो जाएगा, तब आप लिखेंगे यहाँ पर a माइनस b प्लस c। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। 16th नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है, तो अलग अलग टर्म को कर लेते हैं फैक्टराइज। यहाँ पर x² yz इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर x है तो हम x के ही फॉर्म में कर लेंगे, x इंटू y इंटू z। ठीक है, दूसरा है हमारे पास x y² z,
तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। थर्ड है, थर्ड टर्म है एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड। तो x कॉमन है तीनों में, y भी कॉमन है तीनों में और z भी कॉमन है तीनों में, है ना। तो चलिए हम x y z कॉमन निकाल लेते हैं। x y z तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल x प्लस यहाँ बचेगा केवल y और प्लस यहाँ बचेगा केवल z। यहाँ पे भी देख लीजिए, पहले वाले में x बचा, दूसरे वाले में y बचा और तीसरे वाले में z बचा। क्लियर। साथ के साथ आपका आंसर चेक भी होता जा रहा है, आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं चेक, ठीक है। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। यहाँ पर देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई, है ना। बी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू वाई और सी एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर। चलिए अब इसमें देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन है। तो हमें तो यहाँ पर x दिख रहा है और x दिख रहा है, दूसरा y भी दिख रहा है, y, बस इसके अलावा तो शायद नहीं लग रहा है। चेक कर लेंगे हम यहाँ भी करने के बाद। फिलहाल हम x y कॉमन ले लेते हैं। x y अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास x, है ना, और इधर बचेगा x और y कॉमन ले लिया तो b y बचेगा और यहाँ बचेगा c z, है ना, c z। ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे बचा है a और x जो हमने लिख दिया है, यहाँ बचा है b और y लिख दिया है हमने, और यहाँ बचा है c और z जो हमने लिख दिया है। बस ये है हमारा फैक्टराइजेशन और यही आपका आंसर भी होगा। तो इस तरह से आप हर एक टर्म वाइज फैक्टराइजेशन करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कॉमन लेके, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे गलती नहीं होगी तो आप कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। 12th to 17th हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।